इमरजेंसी के बाद का दौर था। इंदिरा गांधी को सरकार से हटा दिया गया था और जनता दल की सरकार थी। इंदिरा गांधी ऐसा लग रहा था पूरी तरह से साफ हो गई हैं, लेकिन उसी वक्त जनता दल ने एक ऐसी गलती कर दी कि इंदिरा गांधी को फिर से संभलने का मौका मिला और प्रचंड बहुमत के साथ वो सरकार में आ गई। जनता दल के इस ऑपरेशन को आज भी लोग जानते हैं ऑपरेशन ब्लंडर के नाम से। और इंदिरा की गिरफ्तारी की कहानी, इमरजेंसी के बाद के हालात में कैसे इंदिरा गांधी फिर से उभर कर आई और बन गई फिर से देश की प्रधानमंत्री। इसी सब कहानी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि क्या हुआ था 3 और 4 अक्टूबर 1977 के दिन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी नहीं तो मोदी जी की बात मान लीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। 1971 की बात है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतती है। रायबरेली से चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव में धांधली के आरोप में उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर देता है और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने की नौबत आ जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती है और लगभग सभी विपक्षी नेताओं को जेल में भेज दिया जाता है। करीब 2 साल बाद 1977 में इंदिरा अचानक लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देती है। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ ही रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी की करारी हार होती है। सरकार बनती है जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और गृह मंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। माना जाता है कि इमरजेंसी में जिस तरह इंदिरा गांधी ने विरोधियों को परेशान किया, उससे लगभग संपूर्ण विपक्ष नाराज था। सरकार बनने के बाद ही जनता पार्टी की कैबिनेट की बैठकों में बात उठने लगी कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए। इन बैठकों में राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता होते थे। वहीं चौधरी चरण सिंह जब इमरजेंसी के समय तिहाड़ जेल में बंद थे तो वो कहते थे कि यदि मैं सत्ता में आता हूं तो इंदिरा इसी कोठरी में बंद होगी। यहाँ तक कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के फेवर में थे। चरण सिंह इंदिरा की गिरफ्तारी पर अड़े हुए थे, जबकि उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और कानून मंत्री शांति भूषण का मानना था कि ऐसा कोई भी कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाया जाना चाहिए। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ऑपरेशन अरेस्ट के ऊपर काम शुरू कर देते हैं। वे अपने अफसरों को इंदिरा गांधी पर मजबूत केस बनाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में हार से सहमी इंदिरा गांधी 3 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलती। इसी बीच 27 मई 1977 को बिहार के बेलछी में 11 दलितों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। चुनाव हारने के बाद चुप्पी साधने वाली इंदिरा गांधी को इसमें एक सियासी संभावना नजर आती है और वो कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने की अपनी कोशिशें शुरू कर देती है। बेलछी का इलाका बाढ़ से प्रभावित था। ऐसे में इंदिरा गांधी हाथी पर बैठकर गांव में पहुंचती है। वे यहाँ 5 दिन तक रहती हैं। इसके बाद देश भर में इंदिरा की चर्चा शुरू हो जाती है। इसके बाद वह अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचती है। यहाँ पर भी उनको लोगों का खूब समर्थन मिलता है। इस तरह का समर्थन देखकर जनता पार्टी में घबराहट का माहौल बनता है और फिर इंदिरा की गिरफ्तारी की मांग और ज़्यादा तेज हो जाती है। इसी बीच चरण सिंह एसपी लेवल के अफसरों की लिस्ट मंगवाते हैं। वे इन सभी लोगों के रिकॉर्ड को गौर से देखते हैं। इसके बाद ऑपरेशन अरेस्ट के लिए एक खास अफसर एनके सिंह को चुना जाता है, जो उस वक्त सीबीआई में थे। सबसे बड़ी बात, इसे पूरे प्लान को बनाते वक्त न तो अटॉर्नी जनरल और न ही सॉलिसिटर जनरल को भरोसे में लिया गया। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की अनुमति लेते हैं। मोरारजी कहते हैं कि अगर फुल प्रूफ प्लान बनता है तो गिरफ्तारी की अनुमति देते हैं, लेकिन एक शर्त भी रखी कि इंदिरा गांधी को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। प्लान के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए 1 अक्टूबर 1977 का दिन चुना जाता है। बताया जाता है कि गृह मंत्री चरण सिंह जी की पत्नी कहती है कि शनिवार का दिन गिरफ्तारी के लिए शुभ नहीं होता है, यानी यह फलेगा नहीं। इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, यानी इस दिन गिरफ्तारी से गलत संदेश जाने की आशंका थी। ऐसे में उस वक्त डीआईजी रहे विजय किरण ने गृह मंत्री को 2 अक्टूबर के बाद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की सलाह दी। अब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए 3 अक्टूबर का दिन चुना जाता है। चरण सिंह सीबीआई डायरेक्टर को तलब करते हैं। प्लान बनाया जाता है कि कैसे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। आरोप लगाया जाता है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान रायबरेली में इंदिरा के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी। इनका भुगतान कांग्रेस ने नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। वहीं दूसरा आरोप लगाया जाता है कि एक फ्रेंच कंपनी को
ऑफशोर ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने का, जिसमें भारत सरकार को 11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह तय होता है कि इंदिरा गांधी को शाम के समय गिरफ्तार किया जाएगा ताकि वे एक रात जेल में बिता सकें और उनकी जमानत ना हो। इसके बाद ये तय हुआ कि इंदिरा को गिरफ्तार करने के लिए एनके सिंह जाएंगे। वे उन्हें घर पर ही पर्सनल बॉन्ड पर बेल ऑफर भी करेंगे, यानी वो जमानत लेना चाहेंगी तो इंदिरा को उसी वक्त जमानत मिल जाएगी। ये भी तय हुआ कि उनके साथ डिप्टी एसपी एमवी राव होंगे, एक इंस्पेक्टर होगा और एक सब इंस्पेक्टर होगा। इस दौरान 2 कारें होंगी, एक में गिरफ्तार होने के बाद इंदिरा गांधी बैठेंगी और दूसरी में उनका सामान रखा जाएगा और सब इंस्पेक्टर रहेंगे। इसी बीच इंदिरा गांधी के घर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया जाता है। उस दौरान डीआईजी रहे राजपाल और एडिशनल एसपी रही किरण बेदी को घर के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तैनात किया गया था। यानी अब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का पूरा रोड मैप तैयार था। 3 अक्टूबर 1977 का दिन था। शाम के करीब 5:15 बजे सीबीआई अफसर अपनी एम्बेसडर कार से इंदिरा के घर पहुंचते हैं। घर के लॉन में संजय गांधी और मेनका गांधी बैडमिंटन खेल रहे थे। संजय गांधी ने एनके सिंह को देखते ही पहचान लिया। वहीं इंदिरा गांधी अपने ड्राइंग रूम में कुछ नेताओं से बात कर रही थी। जैसे ही पता चला सीबीआई अफसर एनके सिंह आए हैं, तुरंत ही इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आर.के. धवन बाहर आते हैं। वे एनके सिंह से पूछते हैं माजरा क्या है, यानी वे क्यों आए हैं। तब एनके सिंह कहते हैं कि मामला अर्जेंट है, मैं सिर्फ इंदिरा गांधी जी से बात करूंगा। एनके सिंह की बात इंदिरा गांधी को बताई गई तो इंदिरा कहती हैं कि आप पहले से अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आए। एनके सिंह इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं जिस काम के लिए आया हूं उसमें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। तब धवन कहते हैं कि इंदिरा जी कुछ लोगों के साथ बात कर रही हैं और वो लोग जैसे ही जाएंगे आप उनसे मिल सकते हैं। एनके सिंह इसके बाद घर के बाहर सड़क पर ही खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह भी बहुत परेशान थे। वो सीबीआई अफसर से हर पल की रिपोर्ट ले रहे थे। अंदर हलचल का माहौल था। संजय गांधी अपने वकीलों और करीबी कांग्रेस नेताओं लोगों से लगातार फोन पर बात कर रहे थे। इसी बीच जैसे ही इंदिरा गांधी से मिलने वाले लोग बाहर आए, कई और लोग उनसे मिलने के लिए जाने लगे। इसमें मशहूर वकील फ्रैंक एंटनी, नेपाल में भारत के राजदूत रहे सीपीएन सिंह जैसे लोग थे। एनके सिंह यह देखकर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अंदर जाने के लिए कहा गया था, ऐसे में ये लोग अंदर क्यों जा रहे हैं। इस पर जवाब आता है इनका पहले से अपॉइंटमेंट था। दरअसल इंदिरा जी थोड़ा समय खराब कर रही थी ताकि उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सकें और इसे एक वो राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक मुद्दा बनाकर फिर से रिवाइव हो सके। तभी सीबीआई के सब इंस्पेक्टर बाहर आते हैं और एनके सिंह को बताते हैं कि मेनका और संजय गांधी लगातार फ़ोन कर रहे हैं और बाहर लोगों को बुला रहे हैं। ऐसे में एनके सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि यदि 15 मिनट के अंदर उन्हें इंदिरा से नहीं मिलने दिया गया तो उन्हें कड़े फैसले लेने होंगे। तभी कांग्रेस नेताओं का एक और हुजूम, इसमें कमलापति त्रिपाठी, केसी पंत, बंसीलाल, सीताराम केसरी इंदिरा के घर पहुंच जाते हैं। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद एनके सिंह इंदिरा जी से मिलते हैं। एनके सिंह कहते हैं कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इंदिरा जी एनके सिंह के साथ कॉरिडोर में चली जाती हैं। यहाँ पर एनके सिंह अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और इंदिरा जी को दिखाते हैं। एनके सिंह कहते हैं कि आपको करप्शन के एक मामले में आरोपी बनाया गया है। एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें आप मुख्य आरोपी हैं। मुझे आपको गिरफ्तार करने का एक थैंकलेस जॉब मिला है। यह सुनते ही इंदिरा गांधी अपना आपा खो देती हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी गिरफ्तारी का डर नहीं है। साथ ही पर्सनल बॉन्ड पर जमानत लेने से भी वो इनकार करती है। तेजी से चिल्लाते हुए कहती है हथकड़ियाँ लाइए। इन सब के बीच इंदिरा गांधी जी की खबर कांग्रेसी हलकों में फैल चुकी थी। इंदिरा गांधी के घर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही आम कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचने लगा था। अब इंदिरा गांधी शांत होती हैं और एनके सिंह से कहती हैं उन्हें तैयार होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वो अपने बेडरूम में चली जाती हैं और अंदर से अपना गेट बंद कर लेती हैं। इधर समय जैसे बीतता जा रहा था, एनके सिंह परेशान हो रहे थे। करीब 1.5 घंटे बाद सफ़ेद साड़ी पहने एक झोला लिए इंदिरा गांधी जी 8:30 बजे कमरे से बाहर निकलती हैं। अब घर के बाहर तेजी से नारे लगते हैं। इंदिरा भी इस मौके को पूरी तरह भुनाना चाहती थी। कार में बैठने से पहले वह खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करती है और गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताती हैं। इसके बाद कार में बैठ जाते हैं। उनके साथ कांग्रेस के नेता ललित माकन भी पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। सीबीआई बड़ी मुश्किल से उनको गाड़ी से निकालती है। तभी गांधी पीस फाउंडेशन की निर्मला देशपांडे ने इंदिरा गांधी के साथ जाने की इच्छा जताई। उन्हें इंदिरा के साथ जाने दिया गया। इंदिरा जी और निर्मला को कार में पीछे की सीट पर बिठाया जाता है। आगे की सीट पर एनके सिंह बैठते हैं। इंदिरा गांधी को फरीदाबाद में बड़खल लेक के एक गेस्ट हाउस में ले जाना था। जैसे ही कार चलती है, कांग्रेस कार्यकर्ता कार के आगे लेट जाते हैं।
पुलिस को उन कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए बहुत जदोजहद करनी पड़ती है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं और थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी वहां पर किया जाता है। इंदिरा जी की कार जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके जस्ट पीछे संजय गांधी ब्लू मेटाडोर कार में, राजीव गांधी की मेटाडोर कार और कांग्रेस के लीडर की कार चल रही होती है साथ साथ। फरीदाबाद पहुंचते ही काफिला बड़खल लेक की तरफ मुड़ता है। तभी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण काफिला वहीं रुक जाता है। इंदिरा गांधी कार से उतरती हैं और वहां बने एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त इंदिरा जी के वकील और कई कांग्रेस नेता एनके सिंह समेत सभी सीबीआई अफसरों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि बिना किसी कोर्ट वारंट के आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर अरेस्ट करते भी हैं तो आप उन्हें दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं, ये कानून के खिलाफ है। तभी क्रॉसिंग से ट्रेन गुजरती है और फाटक खुलता है। एनके सिंह इंदिरा गांधी जी से गाड़ी में बैठने को कहते हैं, लेकिन इंदिरा मना कर देती हैं और कहती हैं कि उनके वकीलों ने कहा है कि आप मुझको दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते। लंबी बातचीत का दौर चलता है। इसी बीच सीबीआई के डीआईजी आईसी द्विवेदी पहुंचते हैं। उन्हें बताया गया कि इंदिरा गांधी हरियाणा नहीं जाना चाहती है। वे कहते हैं ठीक है। अब किंग्सवे कैंप दिल्ली ऑफिसर्स मैस में ले जाने की बात होती है और काफिला एक बार फिर दिल्ली की ओर मुड़ता है। काफिला किंग्सवे कैंप पहुंचता है। पुलिस अफसर राजपाल और वेद मारवाह वहां पर मौजूद थे। इंदिरा गांधी को ग्राउंड फ्लोर पर वीआईपी कमरे में रखा गया। निर्मला देशपांडे उनके साथ थी। उनको खाना ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। एनके सिंह वहां से जाने लगे तो इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाकर कहा जो कुछ भी आज हुआ उनके लिए वो माफ़ी चाहती हैं। इसके बाद एनके सिंह वहां से चले जाते हैं। अगले दिन यानी 4 अक्टूबर, आज से ठीक 46 साल पहले, इंदिरा गांधी को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। एनके सिंह 4 अक्टूबर की सुबह 8 बजे पुलिस मेस में पहुंचते हैं। वह संजय और राजीव गांधी पहले से ही थे। इसके बाद इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया जाता है। उस वक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन जज आर दयाल थे। इंदिरा के वहां पहुंचते ही भारी भीड़ उमड़ती है। इनमें इंदिरा गांधी के समर्थक और विरोधी दोनों थे। दोनों गुटों में झड़प होती है। पुलिस को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। इसी बीच वहां पर प्रणब मुखर्जी और वसंत साठे जैसे कांग्रेसी नेता पहुंचते हैं। इंदिरा के लिए कुर्सी लाई जाती है, लेकिन वह बैठने से इनकार कर देती है। मजिस्ट्रेट ने फिर प्रोसिक्यूशन के वकील से पूछा कि आपके पास क्या सबूत है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा एफआईआर तो कल ही दायर हुई है, ऐसे में एडिशनल सबूत जमा करने के लिए समय लगेगा। इसके बाद सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के समय में ही जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है। ऐसे में केस को डिसमिस किया जाता है। यह सुनते ही संजय गांधी भागते हुए कोर्ट से बाहर आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं डिसमिस डिसमिस डिसमिस। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है और इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लग जाते हैं। इसी दौरान प्रणब मुखर्जी का एक बयान बहुत चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा जी ने जिस जनता पार्टी के नेताओं को 19 महीने तक जेल में रखा, वे इंदिरा गांधी को 19 घंटे भी जेल में नहीं रख पाए। यह जनता सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था। बिना पूरी तैयारी के इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाना जनता सरकार के लिए गले की फांस बन गया। इंदिरा अपनी गिरफ्तारी को सहानुभूति में बदल देती है और ऑपरेशन अरेस्ट को लोगों ने ऑपरेशन ब्लंडर कहना शुरू कर दिया। इसके बाद 1980 में लोकसभा चुनाव होता है। इंदिरा भारी बहुमत के साथ वापसी करती हैं और प्रधानमंत्री बनती है। यानी जिस गिरफ्तारी के जरिए जनता सरकार इंदिरा पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाना चाहती थी, वही गिरफ्तारी जनता सरकार के लिए एक ब्लंडर साबित हुई और उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इंदिरा मरते दम तक प्रधानमंत्री रहे। ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।